नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा डिजिटल विद्रोह जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। द कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन ये कहानी है ही इतनी दिलचस्प। चलिए सीधा शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। शुरुआत करते हैं इस नंबर से 63 लाख। जरा सोचिए, महज 5 दिनों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 5 दिनों में इस सैटिरिकल यानी व्यंग्यात्मक पार्टी ने इंस्टाग्राम पर 63 लाख फॉलोअर्स जुटा लिए। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंटरनेट की दुनिया में इसे रातों रात आया एक डिजिटल तूफान कहा जा सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अदालत के अंदर कीड़ों पर किए गए एक मजाक ने देखते ही देखते कुछ ही दिनों में इतना बड़ा डिजिटल साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया। आखिर इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई, आइए समझते हैं। तो चलिए आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, विवाद की चिंगारी। कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 से। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी सामने आती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने एक सुनवाई के दौरान कथित तौर पर कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, और फिर वे मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बनकर सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बस इसी एक बयान ने इस पूरे विवाद की नींव रख दी। लेकिन रुकिए, यहाँ हमें तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना होगा। विवाद को बढ़ता देख मुख्य न्यायाधीश ने तुरंत एक स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने साफ किया कि उन्हें भारत के युवाओं पर गर्व है और वो उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखते हैं। उनका मतलब उन लोगों से था जो फर्जी डिग्री लेकर प्रोफेशन में आते हैं और परजीवी की तरह काम करते हैं, ना कि आम युवाओं से। सेक्शन 2, एक मजाक पार्टी का जन्म। इंटरनेट पर बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक छात्र अभिजीत दिपके ने इस पूरे वाकये पर एक जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने उस कथित अपमान को ही अपना हथियार बना लिया और लॉन्च कर दी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इनकी टैगलाइन सुनेंगे अब, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। इन्होंने खुद को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी घोषित किया। ये ब्रांडिंग इतनी बेतुकी और मजेदार थी कि इसने तुरंत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और भाई, इनकी पार्टी में शामिल होने की शर्तें तो और भी गजब थीं। मेंबर बनने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, आपको आलसी होना चाहिए, दिन के कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताने होंगे, और सबसे जरूरी, आपको प्रोफेशनल तरीके से शिकायतें करना यानी रेंट करना आना चाहिए। ये सारे नियम सीधे तौर पर उन तानों पर एक करारा तंज थे जो अक्सर आज की युवा पीढ़ी को सुनने पड़ते हैं। सेक्शन 3, एक वायरल झुंड। आखिर ये पार्टी फैली कैसे? इस मूवमेंट की रफ्तार लिटरली चौंकाने वाली थी। जरा तुलना करके देखिए, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक बीजेपी के इंस्टाग्राम पर 87 लाख फॉलोअर्स हैं और कांग्रेस के करीब 1.32 करोड़। और वहीं सीजेपी, एक इंटरनेट जोक, ने कुछ ही दिनों में 0 से 63 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। जहां स्थापित पार्टियों को अपना बेस बनाने में सालों लग जाते हैं, वहां इस अभियान का रातों रात इतना बड़ा बन जाना वाकई हैरान करने वाला था। और सिर्फ फॉलोअर्स ही नहीं, जरा इस नंबर पर गौर करिए, 3.5 लाख। ये वो लोग थे जिन्होंने बाकायदा गूगल फॉर्म भरकर पार्टी की ऑफिशियल मेंबरशिप ली। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे विपक्षी नेताओं ने भी मजे लेते हुए इस अभियान में शामिल होने की इच्छा जता दी। सेक्शन 4, एक व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र। चलिए देखते हैं कि इस मजाक के पीछे की असल मांगे क्या थीं। इस पूरे सटायर के पीछे एक बहुत ही सीरियस राजनीतिक संदेश था, जो इनके मैनिफेस्टो की 5 मुख्य मांगों में साफ दिखता है। पहला, रिटायरमेंट के बाद जजों को राज्यसभा सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, वैध वोट काटने वाले चुनाव अधिकारियों पर यूएपीए लगना चाहिए। तीसरा, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। चौथा, बड़े कॉरपोरेट मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द हों। और पांचवां, दल बदल करने वाले नेताओं पर सीधे 20 साल का बैन लगे। अगर आप ध्यान दें तो ये मांगे जेनजी के उस असल गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को दिखा रही थीं जो वो आज के सिस्टम को लेकर महसूस करते हैं। और सबसे खास बात, इस घोषणा पत्र को इंटरनेट की जनता ने मिलकर बनाया था। लोगों के सजेशंस आए और ये तय हुआ कि सीजेपी पूरी तरह से आरटीआई के तहत जवाबदेह होगी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही कोई सीक्रेट कॉकरोच केयर्स फंड बनाया जाएगा। व्यंग का ये लेवल इसे और भी ज्यादा नुकीला और असरदार बना रहा था। सेक्शन 5,
मीम्स से जमीनी कार्रवाई तक, अब तक सब डिजिटल था, पर फिर ये लोग सड़कों पर आ गए। दिल्ली में एक ऐसा नज़ारा दिखा जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। कुछ युवा विशाल कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहने हुए, हाथों में ग्लव्स, कूड़े की थैलियां और रेक लिए यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने इस इंटरनेट मीम को एक कदम आगे बढ़ाया और असल जिंदगी में नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया। ये पूरा दृश्य एक तरह से बहुत ही सररियल था। इस बात की गंभीरता को जरा इन आंकड़ों से समझते हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जो 22 किलोमीटर का हिस्सा है वो पूरी नदी की लंबाई का मुश्किल से 2% है, लेकिन नदी के कुल प्रदूषण का 80% हिस्सा यहीं से आता है। इन युवाओं ने उन मजेदार कॉकरोच वाले कपड़ों का इस्तेमाल करके दिल्ली के इस बहुत ही गंभीर पर्यावरण संकट की तरफ पूरे देश का ध्यान खींच लिया। इसका सबसे पावरफुल मैसेज यही था कि उन्होंने इस कॉकरोच वाले लेबल को पूरी तरह अपना लिया, अपने गुस्से को एक बहुत ही पॉजिटिव और कम्युनिटी ड्रिवन काम में बदल दिया। मतलब साफ था, अगर तुलना कॉकरोच से हुई है तो हम वही बनकर उस गंदगी को साफ करेंगे जिसे सालों से हमारा सिस्टम साफ नहीं कर पाया है। नागरिक गुस्से को व्यक्त करने का ये कितना पावरफुल और प्रतीकात्मक तरीका था। सेक्शन 6 डिजिटल व्यंग्य और कानून। क्या ये सब करना इतना आसान है? यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल एंगल आ जाता है। मीम बनाने वालों को हमेशा एक संवैधानिक रस्सी पर चलना पड़ता है। एक तरफ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a हमें अपनी बात कहने की आज़ादी देता है, लेकिन वही दूसरी तरफ अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था और मानहानि के नाम पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाता है। ये बैलेंस बनाना बहुत ही क्रूशल होता है, क्योंकि इंटरनेट पर किया गया हर मजाक कानूनी तौर पर सुरक्षित नहीं होता। क्रिएटर्स को बहुत सारे कानूनों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कॉपीराइट एक्ट, अश्लीलता रोकने के लिए आईटी एक्ट की धारा 67 और समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने से रोकने वाली आईपीसी की धारा 153A। असल दुनिया में इन कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई होती है। पहले भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने मीम्स बनाते हुए इन कानूनी रेखाओं को पार किया था। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम पेज नहीं था, ये आज के दौर में डिजिटल विरोध का एक मास्टर क्लास बन गया है। युवाओं ने जिस तरह से तीखे ह्यूमर का इस्तेमाल करके बिना किसी हिंसा या शोर शराबे के सत्ता और व्यवस्था से जवाबदेही मांगी, वो वाकई में एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट है। और इसी के साथ इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या ये डिजिटल मूवमेंट भी बाकी इंटरनेट ट्रेंड्स की तरह बस यादों में कहीं खो जाएगा, या फिर इसने भारत में युवाओं के नागरिक विरोध और भागीदारी के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है? इस बारे में आप जरूर सोचिएगा। आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।